नमस्ते दोस्तों। स्टोरी नेस्ट 1993 में आपका स्वागत है। भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भाग 2 का परिचय। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी यात्रा जिसका हर पड़ाव ज्ञान और प्रेरणा से भरा है। हम शुरू करने जा रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित कालजयी कृति भारत की खोज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के दूसरे भाग की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले भारत कैसा था? कैसे अलग अलग विचारों और संस्कृतियों ने मिलकर इस देश की पहचान बनाई? पहले भाग में हमने अहमदनगर किले की चारदीवारी से नेहरू जी के नजरिए से प्राचीन भारत की एक झलक देखी थी। अब दूसरे भाग में हम इस खोज को और गहराई में ले जाएंगे। हम जानेंगे कि वेद क्या हैं, उपनिषदों में क्या रहस्य छिपे हैं और कैसे सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर आर्यों के आगमन तक हमारे देश की नींव रखी गई। इस भाग में हम देखेंगे भारत की अदम्य आत्मा को, वह भावना जिसने हर आक्रमण, हर चुनौती और हर परिवर्तन को सहते हुए भी अपनी मौलिकता और एकता को बनाए रखा है। तो तैयार हो जाइए स्टोरी नेस्ट 1993 के साथ इतिहास के पन्नों में उतरने के लिए। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह है हमारे अपने वजूद की तलाश। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आप ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं भारत की खोज का दूसरा अध्याय। क्या आप इस भाग के पहले अध्याय का सारांश सुनना चाहेंगे? अध्याय 7, इस्लाम का आगमन और एक नया संगम। इतिहास की नदी कभी सीधी नहीं बहती, वो मोड़ लेती है, दिशा बदलती है और अलग अलग स्रोतों का जल अपने में समेटकर और भी विशाल हो जाती है। भारत की सभ्यता की यह धारा, जो सिंधु घाटी से लेकर वैदिक ऋषियों, बुद्ध, मौर्य और गुप्त सम्राटों तक बहती चली आई थी, अब एक नए मोड़ पर थी, इस्लाम के आगमन के मोड़ पर। यह केवल एक नए धर्म का आगमन नहीं था, बल्कि एक नई संस्कृति, एक नई सामाजिक व्यवस्था, एक नई राजनीतिक दृष्टि और नई कलात्मक चेतना का प्रवेश था। शुरुआत में यह टकराव का समय था, पर धीरे धीरे यह संघर्ष एक संगम में बदल गया। इस धरती पर दो परंपराएं, हिंदू और इस्लामी, मिलकर एक नई, समृद्ध और जटिल सभ्यता का रूप लेने लगी। अहमदनगर किले की इस शांत कोठरी में बैठकर, जहां कभी मुगल बादशाहों के वंशज भी समय बिताते रहे होंगे, मैं उस संगम की कहानी पर सोचता हूं। यह टकराव क्यों हुआ, यह मेल कैसे बना और इसने आधुनिक भारत को किस तरह आकार दिया? प्रारंभिक संपर्क, व्यापारी और विजेता भारत और इस्लाम का परिचय युद्ध से पहले ही हो चुका था। अरब व्यापारी सदियों से भारत के पश्चिमी तटों पर आते जाते थे। वे न केवल मसाले और रेशम लाते थे, बल्कि अपने साथ एक नए एकेश्वरवादी विश्वास की बातें भी लाते थे। केरल के मालाबार तट पर तो बहुत पहले ही मुस्लिम समुदाय बस चुका था, लेकिन इस्लामी सेनाओं से भारत का पहला सामना 711 ईस्वी में हुआ, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर चढ़ाई की। ये एक सीमित वजह थी, जिसका उद्देश्य व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखना था। फिर भी इसने एक नए युग की शुरुआत कर दी। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमणों ने भारत को गहराई से झकझोर दिया। उसने सोमनाथ जैसे प्रसिद्ध मंदिरों को लूटा और असंख्य धन लेकर लौट गया। इन घटनाओं ने भारतीय समाज में भय और कटुता के बीज बोए। फिर 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गोरी का आगमन हुआ। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ भारत की राजनीति का नया अध्याय शुरू हुआ। गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक स्थायी मुस्लिम शासन की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत का जन्म हुआ। दिल्ली सल्तनत, संघर्ष और समायोजन। दिल्ली सल्तनत 1206-1526 ईस्वी का काल विरोधाभासों से भरा था। एक ओर धार्मिक असहिष्णुता और सत्ता के कठोर प्रयोग थे, तो दूसरी ओर समायोजन और सह अस्तित्व की भी झलक दिखती है। गुलाम वंश के सुल्तानों जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने अपने शासन को संगठित किया। कुतुब मीनार, जहां विजय का प्रतीक भी है, वहीं भारत में इस्लामी स्थापत्य कला का आरंभिक रूप भी। खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी महत्वाकांक्षी और कठोर शासक था। उसने दक्षिण तक साम्राज्य फैलाया और अर्थव्यवस्था में कठोर नियंत्रण लागू किए। तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक बौद्धिक था, पर उसकी कल्पनाएं व्यवहार में असफल रही।
राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना जैसे निर्णय उसे भारी पड़े। लोदी वंश तक आते आते सल्तनत की शक्ति क्षीण होने लगी। इन 3 सदियों में शासन मुस्लिम रहा और अधिकांश जनता हिंदू। शुरुआत में कठोर कर जैसे जजिया लगाए गए और धार्मिक भेदभाव स्पष्ट था। मंदिर तोड़े गए और जबरन धर्मांतरण के उदाहरण भी मिले। इन सबने मनों में दूरी और अविश्वास को जन्म दिया। फिर भी समय के साथ एक व्यावहारिक समायोजन शुरू हुआ। सल्तनत को चलाने के लिए हिंदू अधिकारियों और सैनिकों की जरूरत थी। कई राजपूत राजाओं ने सेवा स्वीकार की। व्यापार और कृषि में दोनों समुदायों का मेलजोल बढ़ा और इसी दौर में सूफी और भक्ति आंदोलनों ने समाज को भीतर से जोड़ना शुरू किया। सूफी और भक्ति आंदोलन दिलों का संगम। जहां राजनीति ने विभाजन किया, वहां अध्यात्म ने पुल बनाया। सूफी संतों ने ईश्वर के प्रति प्रेम, करुणा और आत्मविसर्जन की बात की, जो हिंदू दर्शन के मोक्ष की अवधारणा से बहुत मिलती थी। निजामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती और अमीर खुसरो जैसे संतों ने मानवता और प्रेम का संदेश दिया। उनके दरबारों में हर धर्म, हर वर्ग के लोग आते थे। उन्होंने जनता की भाषा में बात की, जिससे उनका संदेश सीधा दिल तक पहुंचा। उसी समय उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। रामानंद, कबीर, नानक, रैदास और मीराबाई जैसे संतों ने जाति-पात, कर्मकांड और धार्मिक विभाजन का विरोध किया। उन्होंने एक ही ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। कबीर ने कहा, इंदू कहे मोही राम पियारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न को जाना। इन आंदोलनों ने दिलों को जोड़ा। वे किसी धर्म की सीमाओं में नहीं, बल्कि इंसानियत के दायरे में सोचते थे। एक नई संस्कृति का उदय। लंबे समय तक चले इस संपर्क ने भारत में एक नई मिश्रित संस्कृति का निर्माण किया। भाषा और साहित्य में फारसी और देसी बोलियों के मेल से उर्दू का जन्म हुआ। अमीर खुसरो ने इसे कविताओं से सजाया और इसे जनता की भाषा बना दिया। संगीत और कला में भी अद्भुत समन्वय हुआ। इस्लाम में संगीत पर रोक थी, लेकिन भारत की धरती पर मुस्लिम शासकों ने संगीत को संरक्षण दिया। सितार और तबला जैसे वाद्य इसी संगम की देन है। वास्तुकला में तो यह मेल सबसे सुंदर रूप में दिखा। हिंदू स्थापत्य के स्तंभ और छतरियां इस्लामी गुंबद और मेहराब से मिलकर एक नई इंडो इस्लामिक शैली बनी, जिसका चरम रूप हम बाद में मुगल काल में देखते हैं। जटिल विरासत। इस्लाम का आगमन भारत के लिए एक गहरी और मिश्रित विरासत छोड़ गया। इसमें संघर्ष भी था और समन्वय भी। विनाश के निशान भी थे और सृजन के चिन्ह भी। दिल्ली सल्तनत ने भारत को एक राजनीतिक एकता का नया ढांचा दिया, एक नई प्रशासनिक व्यवस्था दी। सबसे बढ़कर इसने भारतीय संस्कृति को नए रंग, नई गहराई और नया विस्तार दिया। आज का भारत, जहां भाषा, भोजन, संगीत और स्थापत्य में हिंदू और इस्लामी तत्वों का सुंदर मेल दिखता है, उसी ऐतिहासिक संगम की जीवंत झलक है। हमारा दायित्व है कि हम इस विरासत के सकारात्मक पहलुओं को पहचानें और उन्हें आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाला भारत अधिक सहिष्णु, समृद्ध और मानवीय बन सके। यह संगम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे मुगल साम्राज्य के युग में यह मिलन अपनी पूर्णता और वैभव के शिखर पर पहुंचेगा, जहां भारत फिर एक नई चमक से जगमगाएगा। अध्याय 8। मुगल साम्राज्य, चरमोत्कर्ष और विरासत। इतिहास कभी कभी ऐसे व्यक्तित्वों को जन्म देता है जो केवल अपना युग नहीं रचते, बल्कि आने वाली सदियों तक लोगों की सोच और संस्कृति को दिशा देते हैं। दिल्ली सल्तनत की अव्यवस्था और पतन के बाद भारत एक नए दौर की प्रतीक्षा कर रहा था, और उसी समय क्षितिज पर उभरा मुगल साम्राज्य केवल एक राजनीतिक सत्ता नहीं थी, बल्कि एक नई सभ्यता का निर्माण था, जिसने भारत को एक अद्भुत एकता दी और कला, साहित्य, स्थापत्य तथा संस्कृति के क्षेत्र में एक स्वर्ण युग रच दिया। इसकी छाप आज भी हमारे शहरों, हमारी भाषा और हमारे संगीत में जीवित है। अहमदनगर किले की कोठरी में बैठकर, जहां स्वयं कुछ मुगल वंशजों ने जीवन के अंतिम दिन गुजारे थे, मैं अक्सर सोचता हूं, यह साम्राज्य क्यों इतना महान बना और फिर क्यों बिखर गया। बाबर। नींव का पत्थर। मुगल साम्राज्य की शुरुआत जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से हुई। वह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, एक योद्धा पर साथ ही एक कवि और संवेदनशील लेखक भी। 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया। बाबर ने न केवल नए हथियारों और रणनीतियों,
तोपखाने और तुलगमा युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया, बल्कि एक नए प्रकार की सैन्य दृष्टि भारत में लाई। हालांकि उसे भारत भाया नहीं। उसने बाबरनामा में लिखा कि यहाँ की गर्मी, धूल और रीति रिवाज उसे अजनबी लगते थे। फिर भी उसी ने भारत में बाघ संस्कृति की शुरुआत की। ये बाघ केवल सौंदर्य के प्रतीक नहीं थे, बल्कि एक नई जीवन दृष्टि का प्रतीक बने, जहां प्रकृति और मानव दोनों में संतुलन था। अकबर, महानता का शिखर। बाबर का पौत्र अकबर 1556-1605 भारतीय इतिहास का वह उज्ज्वल अध्याय है जिसे जितना पढ़ो उतना गहराता जाता है। 13 साल का बालक जब सिंहासन पर बैठा, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह किशोर भारत के सबसे महान सम्राटों में गिना जाएगा। अकबर में केवल सत्ता पाने की आकांक्षा नहीं थी, राजनीतिक एकता। अकबर ने केवल तलवार से नहीं, बल्कि नीति और सम्मान से भारत को एक किया। उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और मानस सिंह टोडरमल जैसे हिंदू सरदारों को उच्च पद दिए। इससे साम्राज्य की नींव मजबूती से जम गई। प्रशासनिक सुधार। उसने शासन को एक सुव्यवस्थित ढांचे में ढाला। मनसबदारी प्रथा के जरिए उसने सेना और प्रशासन दोनों को संगठित किया। टोडरमल ने कर व्यवस्था में ऐसी पारदर्शिता लाई कि किसानों को राहत मिली और राजकोष मजबूत हुआ। धार्मिक सहिष्णुता। अकबर का सबसे बड़ा योगदान उसकी धार्मिक नीति थी। उसने जज़िया कर समाप्त किया, सभी धर्मों को बराबरी का स्थान दिया और फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनवाया, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान विचार विमर्श करते थे। इन चर्चाओं से प्रेरित होकर उसने दीन-ए-इलाही का विचार दिया, एक ऐसा मार्ग जो सभी धर्मों के अच्छे विचारों को मिलाने का प्रयास था। यद्यपि यह आंदोलन सीमित रहा, पर अकबर की सोच मानवता के एकीकरण की दिशा में थी। कला और संस्कृति। अकबर के दरबार के नवरत्न बीरबल, अबुल फजल, फैजी, टोडरमल, तानसेन केवल नाम नहीं बल्कि उस युग की बौद्धिक ऊर्जा के प्रतीक थे। आईने अकबरी और अकबरनामा आज भी उस युग की धड़कन को दर्ज करते हैं। अकबर ने धर्म को नहीं, मानवता को शासन का आधार बनाया। यही उसकी महानता थी। जहांगीर और नूरजहां। कला और करुणा का युग। जहांगीर 1605-1627 के शासन में साम्राज्य स्थिर था, पर उसका रंग बदल गया। जहांगीर स्वभाव से कलाकार था। उसे चित्रकला, प्रकृति और सुंदरता से प्रेम था। उसके दौर में चित्रकला ने नई ऊंचाइयां पाईं। पेड़ों, फूलों, पशु पक्षियों तक को जीवंत रूप में चित्रित किया जाने लगा। जहांगीर का जीवन नूरजहां के बिना अधूरा है। नूरजहां केवल उसकी रानी नहीं, बल्कि उसकी साथी और सलाहकार भी थी। कुछ वर्षों तक तो उसने वस्तुतः शासन चलाया। उसके सिक्कों पर उसका नाम अंकित हुआ। यह अपने आप में असाधारण बात थी। यह वह युग था जब कला और सत्ता दोनों एक दूसरे से जुड़ गए थे। शाहजहां, वैभव और सौंदर्य का युग। शाहजहां 1628-1668 का नाम आते ही मन में संगमरमर की चमक और स्थापत्य की परिपूर्णता की छवि उभरती है। यह मुगल साम्राज्य की भव्यता का स्वर्णकाल था। ताजमहल। आगरा में बना यह स्मारक केवल प्रेम की निशानी नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं की चरम अभिव्यक्ति है। इसकी सुंदरता, उसकी सममिति, संगमरमर पर बारीक नक्काशी, यह सब भारतीय और फारसी कलाओं का सुंदर संगम है। शाहजहानाबाद और लाल किला। दिल्ली में शाहजहां ने अपनी नई राजधानी बसाई। लाल किला और दीवाने खास उस युग के वैभव का प्रमाण है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। यह पंक्ति केवल दीवार पर अंकित नहीं थी, बल्कि उस समय के जीवन दृष्टिकोण की झलक थी। इस भव्यता की एक कीमत थी। निर्माण में अपार धन खर्च हुआ और राज्य की आर्थिक नींव डगमगाने लगी। औरंगजेब। साम्राज्य की छाया। शाहजहां के बाद उत्तराधिकार के संघर्ष में औरंगजेब 1658 से 1707 विजयी हुआ। वह अनुशासित, कर्मठ परंतु कठोर शासक था। उसने साम्राज्य को दक्षिण तक फैलाया, पर उसका शासन मानवता की गर्मी से रहित था। उसने जजिया कर फिर से लगाया, मंदिर तोड़े और संगीत तथा चित्रकला जैसी कलाओं को दरबार से दूर कर दिया। इन नीतियों ने हिंदू प्रजा और राजपूत सरदारों के मन में असंतोष पैदा किया। मराठे उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष युद्धों में बिताए। एक थका हुआ अकेला सम्राट जो अपने ही बनाए साम्राज्य के अंत का साक्षी बना। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य बिखरने लगा। कमजोर उत्तराधिकारी,
दरबारी षड्यंत्र और नई शक्तियों, मराठों, सिखों और अंग्रेजों का उदय इस साम्राज्य के पतन का कारण बने। मुगलों की विरासत, मुगल सत्ता चली गई, पर उनकी छाप आज भी भारत के जीवन में गहरी है। प्रशासन, उनकी प्रशासनिक प्रणाली ने भारतीय शासन को स्थायित्व दिया। भूमि राजस्व की तोडरमल पद्धति बाद में ब्रिटिश शासन में भी आधार बनी। भाषा और साहित्य, फारसी के शब्द और मुहावरे भारतीय भाषाओं में घुल गए। उर्दू, जो इस संगम से निकली, आज भी उस युग की पहचान है। कला और स्थापत्य, ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा, ये सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि भारत की आत्मा के प्रतीक है। मुगल चित्रकला, संगीत और पाक कला ने भारतीय जीवन को एक नई गहराई दी। भारतीय एकता, मुगल शासन ने भारत को राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बांधा। इसने भारतीय होने की भावना को आकार दिया। मुगल इतिहास हमें यह सिखाता है कि एक समाज तभी फलता फूलता है जब उसमें सहिष्णुता, समन्वय और संवाद की भावना हो। अकबर ने यह दिखाया कि विविधता में एकता कैसे बन सकती है। औरंगजेब ने यह भी सिखा दिया कि कट्टरता और संकीर्णता अंततः विनाश ही लाती है। आज का भारत, जो अपने भीतर अनेक भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां समेटे हुए है, अगर अपनी ताकत को समझना चाहता है तो उसे इसी इतिहास की ओर देखना होगा। मुगल साम्राज्य का अंत किसी पतन की कहानी नहीं बल्कि एक परिवर्तन की भूमिका थी। एक ऐसे युग की शुरुआत जब भारत की समृद्धि और विभाजन दोनों ने यूरोपीय शक्तियों को यहां खींच लाया, और इसी से आरंभ हुआ एक नया अध्याय औपनिवेशिक शासन का, जिसने भारत को फिर से अपने इतिहास की दिशा बदलने के लिए मजबूर किया। अध्याय 9, यूरोपीय व्यापार से साम्राज्य तक। अहमदनगर किले की इस शांत कोठरी में जब मैं भारत के इतिहास की उस धारा की ओर लौटता हूं जहां यूरोपीय शक्तियां हमारे तटों तक पहुंची, तो मन कहीं भीतर तक कांप उठता है। मुगल साम्राज्य की विशाल छाया के नीचे जब भारत अपनी विविधता में फल फूल रहा था, तभी समुद्र पार से कुछ जहाज आए जो केवल मसाले और रेशम के व्यापारी नहीं थे। वे अपने साथ एक नया इतिहास लाए जिसने हमारी धरती की दिशा और आत्मा दोनों को बदल दिया। यह कहानी केवल व्यापार की नहीं, एक सभ्यता के धीरे धीरे झुक जाने और दूसरी के उठ खड़े होने की भी है। समुद्र के पार की भूख 15वीं शताब्दी के यूरोप में भारत के मसाले, रेशम, सूती कपड़े और रत्न जैसे खजाने की मांग थी। पर यह व्यापार अरब और वेनिस के हाथों में था। जब 1553 में ओटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा किया, तो पुराना व्यापार मार्ग बंद हो गया। यूरोप बेचैन हो उठा। भारत तक पहुंचने के लिए अब केवल एक रास्ता बचा, समुद्र का। इसी खोज ने पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों को समुद्रों की ओर धकेला। और 1498 में वास्को डी गामा जब केप ऑफ गुड होप पार करके कालीकट के तट पर उतरा, तो इतिहास ने करवट ली। यह सिर्फ एक नाविक की विजय नहीं थी, बल्कि एक युग का आरंभ था। पुर्तगाली पहले व्यापारी, पहले विजेता पुर्तगाली भारत में बसने वाले पहले यूरोपीय थे। उनका उद्देश्य साफ था, हिंद महासागर के व्यापार पर कब्जा। उनके जहाज तेज थे, तोपें आधुनिक और इच्छा शक्ति प्रबल। अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर अधिकार किया और वहां से पुर्तगाली साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन उनके साथ आया धर्मांतरण का कठोर अभियान, जिसने स्थानीय जनता के मन में गहरी नफरत भर दी। वे भारत को समझ नहीं पाए, न ही यहां की आत्मा को छू पाए। धीरे धीरे उनकी जगह डच और फिर अंग्रेजों ने ले ली। डच व्यापारी, पर साम्राज्यहीन डच लोग व्यापार में माहिर थे। उन्होंने 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और भारत में मसालों के व्यापार में कदम रखा। पुलिकट, सूरत, चिंसुरा जैसे कई केंद्रों पर उन्होंने अपने झंडे गाड़े, लेकिन उनका ध्यान ज्यादा दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर था। भारत उनके लिए बस एक पड़ाव था, मंजिल नहीं, और इसीलिए वे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की दौड़ में पीछे रह गए। अंग्रेज व्यापार से साम्राज्य तक। 31 दिसंबर 1616 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक फरमान जारी किया और उसी से जन्मी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1608 में पहला अंग्रेज जहाज सूरत पहुंचा और कुछ साल बाद सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सूरत, मद्रास, बंबई और कलकत्ता में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। यही केंद्र आगे चलकर उनके शासन की जड़ बने। 18वीं शताब्दी आते आते अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं रहे, अब वे सत्ता की भाषा समझ चुके थे। फ्रांसीसी, अपूर्ण सपना, फ्रांसीसी भी पीछे नहीं थे। उन्होंने पांडिचेरी,
चंद्रनगर और माहे में अपनी बस्तियां बसाई। डुप्ले जैसे महत्वाकांक्षी गवर्नर ने सपना देखा कि भारत में फ्रांस का झंडा लहराएगा, पर अंग्रेजों से हुए कर्नाटक युद्धों 1746-1763 ने यह सपना चकनाचूर कर दिया। अंग्रेजों की नौसेना शक्तिशाली थी, संसाधन अधिक थे और फ्रांसीसी सरकार दूर बैठी उदासीन थी। 1763 की पेरिस संधि के साथ फ्रांसीसी भारत से लगभग समाप्त हो गए। प्लासी का युद्ध, भाग्य का मोड़। 23 जून 1757 यह तारीख भारत के भाग्य में दर्ज हो गई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई यह लड़ाई कोई बड़ी सैन्य भिड़ंत नहीं थी, पर परिणाम भयंकर थे। क्लाइव ने मीर जाफर को सोने चांदी और गद्दी का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। युद्ध के मैदान में विश्वासघात हुआ और बंगाल हार गया। प्लासी के बाद अंग्रेजों को न केवल बंगाल की संपदा मिली, बल्कि भारत को जीतने की ताकत भी। ये भारत की गुलामी का पहला ठोस कदम था। बक्सर की लड़ाई और दीवानी का अधिकार। 1764 में बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों की स्थिति को अटल बना दिया। शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला और मीर कासिम की संयुक्त सेना पर अंग्रेजों की जीत के बाद इलाहाबाद की संधि हुई। अब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया। व्यापारी अब शासक बन चुके थे। साम्राज्य विस्तार की चालें अंग्रेजों ने अपने शासन को फैलाने के लिए कई नीति युक्तियां अपनाई। सहायक संधि। लॉर्ड वेलेस्ली की नीति के अनुसार भारतीय राज्यों को अपनी विदेश नीति त्यागनी पड़ती थी। बदले में अंग्रेज सुरक्षा का वादा करते थे। विलय की नीति। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति ने झांसी, सतारा, नागपुर जैसे राज्यों को निगल लिया। यह अन्याय भारतीय राज्यों के मन में आग बनकर सुलग उठा। युद्ध जहां बात न बनी, वहां उन्होंने तोपें बोली। मैसूर के हैदर अली और टीपू सुल्तान, मराठे और सिख सभी ने उनका सामना किया, पर अंततः हार गए। आर्थिक शोषण। भारत की रगों में सूखा अंग्रेजों का शासन भारत के लिए सबसे विनाशकारी इस मायने में था कि उसने हमारी आर्थिक आत्मा को ही चूस लिया। किसानों पर भारी लगान, हस्तशिल्प का नाश ... और भारत से धन का लगातार बहिर्गमन, इन सब ने देश को निर्धन बना दिया। जो भारत कभी सोने की चिड़िया था, वही अब औद्योगिक ब्रिटेन की ईंधन बना। 1857 ज्वालामुखी का फटना, लंबे समय तक दबा असंतोष, आखिरकार 1857 में फट पड़ा। सैनिकों से लेकर किसानों तक हर वर्ग में गुस्सा था। कारतूसों में चर्बी का विवाद बस चिंगारी थी। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब और बूढ़े बहादुर शाह जफर, इन सब ने भारत की स्वतंत्रता की पहली पुकार को जन्म दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचल तो दिया, पर यह आग बुझी नहीं। इसके बाद कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। निष्कर्ष। टूटन से जागरण तक, यूरोपीय व्यापार से साम्राज्य तक की यह यात्रा भारत के लिए दर्द भरी थी। हमारी समृद्ध सभ्यता धीरे धीरे पराधीनता में बदल गई, पर इतिहास की विडंबना यही है कि इसी गुलामी ने हमें एकता का अर्थ सिखाया। अंग्रेजों ने अनजाने में ही सही आधुनिक भारत की नींव रखी। शिक्षा, रेल, टेलीग्राफ, कानून और सबसे बड़ी बात, एक राष्ट्रीय चेतना। अब भारत केवल अनेक प्रांतों का समूह नहीं रहा था, वह एक साझा पीड़ा और साझा स्वप्न से जुड़ चुका था। अहमदनगर की इस कोठरी में बैठकर जब मैं उस लंबे इतिहास को देखता हूं, तो लगता है, हाँ, यह यात्रा कठोर थी पर जरूरी भी। गुलामी ने हमें झुकाया, पर उसी ने हमें उठना भी सिखाया। पर इसी जागृति की राह पर आगे बढ़कर भारत ने अपनी स्वतंत्रता पाई। अध्याय 11। राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और गांधी का प्रवेश। अहमदनगर किले की इस शांत, निर्जन कोठरी में बैठकर जब मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर विचार करता हूं, तो मन उस युग में लौट जाता है जब भारत की आत्मा सचमुच जाग उठी थी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत भारत के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ थी, जब राष्ट्रीय आंदोलन ने एक संगठित रूप लिया और एक ऐसा नेता उभरा जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता की सोच को बदल दिया। मोहनदास करमचंद गांधी। राष्ट्रीय चेतना का विकास। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत में एक नई राष्ट्रीय चेतना आकार लेने लगी थी। 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा,
पर उसने भारत के लोगों में यह भावना जगा दी कि वे एक साझा नियति से जुड़े हैं। इसके बाद हुए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीयों के भीतर आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना को मजबूत किया। राजनीतिक रूप से भी भारत में हलचल शुरू हो गई। ऊना में सार्वजनिक सभा, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में महाजन सभा और बंबई में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जैसे संगठन सामने आए। ये क्षेत्रीय संगठन ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ भारतीयों की आवाज बनते जा रहे थे, पर धीरे धीरे एक व्यापक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जो पूरे देश की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 का दिन भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। बंबई में 72 प्रतिनिधियों की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रमुख संस्थापक थे। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस एक उदारवादी संगठन थी। इसका विश्वास संवाद और सुधारों में था, टकराव में नहीं। दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता मानते थे कि अगर हम शिक्षा और संवैधानिक सुधारों के माध्यम से आगे बढ़ें तो ब्रिटिश सरकार अंततः भारत को स्वशासन दे देगी। उनकी राजनीति विनम्रता की थी। राजनीतिक रूप से भी भारत में हलचल शुरू हो गई। पूना में सार्वजनिक सभा, कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में महाजन सभा और बंबई में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जैसे संगठन सामने आए। ये क्षेत्रीय संगठन ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ भारतीयों की आवाज बनते जा रहे थे, पर धीरे धीरे एक व्यापक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जो पूरे देश की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 का दिन भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। बंबई में 72 प्रतिनिधियों की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके प्रमुख संस्थापक थे। प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस एक उदारवादी संगठन थी। इसका विश्वास संवाद और सुधारों में था, टकराव में नहीं। दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता मानते थे कि अगर हम शिक्षा और संवैधानिक सुधारों के माध्यम से आगे बढ़ें तो ब्रिटिश सरकार अंततः भारत को स्वशासन दे देगी। उनकी राजनीति विनम्रता की थी, टकराव की नहीं, पर जनता में अब अधैर्य बढ़ने लगा था। उग्रवादी राष्ट्रवाद का उदय 20वीं सदी के आरंभ तक कांग्रेस के भीतर ही एक नई विचारधारा जन्म लेने लगी। युवा नेताओं को उदारवादियों की धीमी गति से असंतोष था। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने जनता से सीधा संवाद शुरू किया। तिलक ने गर्जना की, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक ने धर्म और संस्कृति को आंदोलन की ताकत बनाया। गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे आयोजनों ने लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाई। केसरी और मराठा अखबारों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ वैचारिक चेतना फैलाई। भारत का स्वतंत्रता संग्राम अब केवल नेताओं की बैठक तक सीमित नहीं था, यह जनता की आत्मा में उतर रहा था। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं था, यह फूट डालो और शासन करो की नीति का स्पष्ट उदाहरण था। इसके विरोध में देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। आंदोलन ने स्वदेशी और बहिष्कार का रूप लिया। लोगों ने विदेशी वस्त्रों को त्याग दिया, अपने देशी उत्पादों को अपनाया। स्कूलों, कॉलेजों और दुकानों में स्वदेशी का नारा गूंजने लगा। यह आंदोलन आर्थिक विरोध से आगे बढ़कर सांस्कृतिक जागरण में बदल गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी समाज की स्थापना की और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम एक मंत्र बन गया। आजादी के सपने का प्रतीक। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। आरंभ में यह संगठन ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार था और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करता था। इसने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, पर समय के साथ यह भी भारतीय राजनीति का हिस्सा बन गया और स्वतंत्रता की दिशा में अपनी भूमिका निभाने लगा। गांधी जी का भारत आगमन जनवरी 1915। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, वह भूमि जहां उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। भारत लौटने पर गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी
देश को समझो, जनता को जानो और फिर राजनीति में उतरना। गांधी जी ने यह सलाह पूरी गंभीरता से मानी। उन्होंने भारत की यात्रा की, गांव-गांव जाकर लोगों से मिले, उनकी पीड़ा, उनकी आकांक्षाओं को समझा। फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में उन्होंने अपना पहला बड़ा भाषण दिया और उसमें भारतीय अभिजात वर्ग की विलासिता और आत्मविस्मृति की तीखी आलोचना की। यहीं से एक नया युग शुरू हुआ, गांधी युग। प्रारंभिक सत्याग्रह भारत में गांधी जी के 3 स्थानीय आंदोलनों ने उनके नेतृत्व को जनता के दिलों तक पहुंचा दिया। 1. चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार के किसानों के लिए, जिन्हें नील की जबरन खेती करनी पड़ती थी, गांधी जी के नेतृत्व में यह संघर्ष पहली जीत लेकर आया। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। मजदूरों को उचित वेतन दिलाने के लिए गांधी जी ने अनशन किया और अंततः न्याय जीता। खेड़ा सत्याग्रह 1918। अकाल के बावजूद लगान वसूली के खिलाफ किसानों का शांतिपूर्ण संघर्ष। यहां भी गांधी जी की अहिंसा ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। इन 3 आंदोलनों ने गांधी जी को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो जनता की भाषा बोलता था, उनके दुख को समझता था और उनके संघर्ष को दिशा देता था। रॉलेट एक्ट और असहयोग आंदोलन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, एक ऐसा कानून जिसने किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करने की अनुमति दी। देश भर में इसका विरोध हुआ। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा और देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। लेकिन 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों के दिलों को झकझोर दिया। हजारों निहत्थे लोग गोलियों से छलनी कर दिए गए। इस घटना ने भारतीयों के मन से ब्रिटिश न्याय में अंतिम विश्वास भी खत्म कर दिया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। जनता ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, सरकारी स्कूलों और अदालतों से दूरी बनाई और ब्रिटिश उपाधियां लौटाईं। ये पहली बार था जब स्वतंत्रता आंदोलन सचमुच एक जन आंदोलन बना। गांव से लेकर शहर तक हर जगह एक ही आवाज गूंजने लगी, स्वराज्य हमारा अधिकार है। गांधी जी का दर्शन। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में नैतिकता की लौ जलाई। उनके लिए साधन उतने ही पवित्र थे जितना लक्ष्य। उन्होंने सत्य और अहिंसा को संघर्ष का आधार बनाया, एक ऐसी शक्ति जो हिंसा से कहीं गहरी थी। उनका सत्याग्रह केवल राजनीतिक उपकरण नहीं था, यह आत्मबल का प्रतीक था। गांधी जी का स्वराज्य सिर्फ ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं था, यह था आत्मनिर्भर भारत, ग्राम स्वराज्य, सामाजिक समानता और नैतिक पुनर्जागरण। राष्ट्रीय आंदोलन के उभार और गांधी जी के आगमन ने भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। गांधी जी ने राजनीति को नैतिकता दी, संघर्ष को आत्मा दी और स्वतंत्रता को अर्थ दिया। गांधी जी का दर्शन। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में नैतिकता की लौ जलाई। उनके लिए साधन उतने ही पवित्र थे जितना लक्ष्य। उन्होंने सत्य और अहिंसा को संघर्ष का आधार बनाया, एक ऐसी शक्ति जो हिंसा से कहीं गहरी थी। उनका सत्याग्रह केवल राजनीतिक उपकरण नहीं था, यह आत्मबल का प्रतीक था। गांधी जी का स्वराज्य सिर्फ ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं था, यह था आत्मनिर्भर भारत, ग्राम स्वराज्य, सामाजिक समानता और नैतिक पुनर्जागरण। राष्ट्रीय आंदोलन के उभार और गांधी जी के आगमन ने भारत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। गांधी जी ने राजनीति को नैतिकता दी, संघर्ष को आत्मा दी और स्वतंत्रता को अर्थ दिया। यह केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, यह आत्मा की स्वतंत्रता का संघर्ष था। जेल की इस कोठरी में बैठकर जब मैं गांधी जी के प्रभाव पर विचार करता हूं तो महसूस करता हूं कि उन्होंने भारत को केवल आजादी नहीं दी, बल्कि मानवता को भी एक नया मार्ग दिखाया, सत्य, अहिंसा और करुणा का मार्ग। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है, पर यात्रा नहीं। अगला अध्याय हमें उन आंदोलनों की ओर ले जाएगा, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो, जिन्होंने अंततः भारत को उसकी बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता दिलाई। अध्याय 10। ब्रिटिश राज का प्रभाव और भारतीय पुनर्जागरण। अहमदनगर किले की इस शांत सुनसान कोठरी में बैठे बैठे जब मैं भारत और भारतीयता की खोज में डूब जाता हूं
तो मेरा मन उस युग में चला जाता है जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी, ब्रिटिश राज का युग। यह कोई साधारण दौर नहीं था। यह ऐसा समय था जिसने भारत को गहराई से घायल भी किया और साथ ही एक नई चेतना से भी जगाया। ब्रिटिश शासन केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह एक ऐसा तूफान था जिसने भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों को हिला दिया। और इसी उथल-पुथल से एक नया भारत जन्मा, एक जागरूक, आत्मसचेत भारत। यह अध्याय उसी द्वंद्व की कहानी है, शोषण और जागरण की, विनाश और पुनर्निर्माण की। यह उस दोधारी तलवार की गाथा है जिसने भारत को जख्मी तो किया पर उसे जगाया भी। आर्थिक असर। एक समृद्ध राष्ट्र का विघटन। ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था की आत्मा को ही बदल दिया। एक समय का समृद्ध, आत्मनिर्भर देश धीरे धीरे ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल देने वाला उपनिवेश बन गया। व्यावसायीकरण। भारत के पारंपरिक उद्योग, खासकर कपड़ा उद्योग, जानबूझकर तबाह किए गए। 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद भारतीय बाजार ब्रिटिश माल से भर गए। वहीं भारतीय वस्त्रों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगाया गया। नतीजा यह हुआ कि लाखों बुनकर बेरोजगार हो गए, शहरों से गांवों की ओर लौट आए और भारत का आर्थिक ढांचा बिखरने लगा। ग्रामीणीकरण। जब यूरोप उद्योगों की ओर बढ़ रहा था, भारत उल्टे रास्ते पर जा रहा था। उद्योगों के पतन से लोग फिर से कृषि पर निर्भर हो गए, जिससे गांवों पर बोझ बढ़ा और गरीबी गहराती चली गई। किसानों की दरिद्रता। अंग्रेजों की भूमि व्यवस्था का मकसद केवल राजस्व वसूलना था। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी जैसे प्रयोगों ने किसान को जमींदार और साहूकार के बीच फंसा दिया। कर्ज और ब्याज ने उनकी पीढ़ियों को गरीबी में डुबो दिया। कृषि का व्यावसायीकरण। अंग्रेजों ने नील, कपास, जूट और अफीम जैसी नकदी फसलों को बढ़ावा दिया। किसानों को जबरन इन्हें उगाने पर मजबूर किया गया, जिससे खाद्यान्न की कमी और बार बार अकालों ने देश को झकझोर दिया। धन का निकास। सबसे घातक नीति थी ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत से धन निरंतर ब्रिटेन भेजा जाता रहा। यह उस शरीर की तरह था जिसका रक्त बिना रुके बह रहा हो, धीरे धीरे पर घातक रूप से। सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। टकराव और जागृति। ब्रिटिश शासन ने केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं, भारतीय समाज और संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया। यह प्रभाव विरोधाभासी था, विनाशकारी भी और प्रेरणादायक भी। शिक्षा और पाश्चात्य ज्ञान। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की, भले ही उनका उद्देश्य कुछ क्लर्क तैयार करना था, लेकिन यही शिक्षा भारतीयों के लिए पश्चिम के विचारों, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद का द्वार बन गई। इन्हीं विचारों ने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की बौद्धिक नींव रखी। प्रशासनिक एकीकरण। रेल, डाक, टेलीग्राफ और कानून की एकरूपता ने भारत को जोड़ दिया। पहली बार लोगों ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में सोचना शुरू किया। सामाजिक सुधार की नींव। मिशनरियों और शिक्षित भारतीयों के प्रभाव से सती प्रथा, बाल विवाह और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाजें उठी। यद्यपि अंग्रेज राजनीतिक कारणों से बहुत दूर नहीं गए, पर समाज में सुधार की चेतना जागी। भारतीय पुनर्जागरण। आत्मा का पुनर्जागरण। ब्रिटिश दमन के बीच ही भारतीय चेतना का नया सूरज उगा। यह पुनर्जागरण कोई अचानक आई घटना नहीं थी, बल्कि आत्मखोज की एक लंबी यात्रा थी। पुनर्जागरण का सार, इसका केंद्र था मानवतावाद, मनुष्य की गरिमा और समानता में विश्वास। जाति, लिंग और वर्ण के बंधनों के खिलाफ यह एक नई महान सुधारक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले और सर सैयद अहमद खान, ये सभी इस नव जागरण के दीपक थे। राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से सती प्रथा के उन्मूलन और महिला शिक्षा की दिशा में क्रांति की। विवेकानंद ने शिकागो में भारत की आत्मा का स्वर बुलंद किया और युवाओं में आत्मविश्वास जगाया। इन सबने परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम किया जिसने भारत को उसकी जड़ों से जोड़े रखा। सांस्कृतिक पुनरुत्थान। भारत ने अपने गौरवशाली अतीत की ओर फिर से देखा। साहित्य और दर्शन में नई ऊर्जा आई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम केवल गीत। राजनीतिक चेतना। स्वतंत्रता की ओर बढ़ते कदम। इन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने मिलकर एक नई राजनीतिक चेतना को जन्म दिया। 1857 का विद्रोह, यह भारत का पहला संगठित विद्रोह था।
भले ही असफल रहा, लेकिन इसने पहली बार पूरे देश में एक साझा राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित कांग्रेस ने भारतीय राजनीति को दिशा दी। शुरुआत में यह उदारवादी थी, पर जल्द ही यह जनता की आकांक्षाओं का केंद्र बन गई। स्वदेशी आंदोलन 1905 के बंग भंग के विरोध में उठा। स्वदेशी आंदोलन आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। इसने लोगों को अपने देसी वस्त्र, अपने स्कूल और अपनी पहचान पर गर्व करना सिखाया। एक नए भारत की सुबह, ब्रिटिश राज और भारतीय पुनर्जागरण, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। एक ने भारत को तोड़ा, दूसरे ने उसे जगाया। अंग्रेजों ने अनजाने में वह मंच तैयार कर दिया जिस पर भारतीय चेतना ने अपना पुनर्जन्म लिया। शिक्षा, रेल, कानून और एकीकृत शासन व्यवस्था, इन्हीं साधनों ने बाद में स्वतंत्रता की नींव रखी। और पुनर्जागरण ने भारत को आत्मा दी, वह आत्मा जो आज भी हमारे भीतर जीवित है। जेल की इस कोठरी में बैठकर मैं सोचता हूं, ब्रिटिश राज भारत की गाथा का केवल एक दुखद अध्याय था, उसकी नियति नहीं। भारत की आत्मा अजर है, अविनाशी है। उसने हर युग में अपने भीतर से एक नई शक्ति, एक नया जीवन खोज लिया है। आज जब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह याद रखना होगा कि कोई भी सत्ता, कोई भी शक्ति एक जागृत राष्ट्र को सदा के लिए दबा नहीं सकती। ब्रिटिश राज भले खत्म हो गया, पर भारतीय पुनर्जागरण की वह ज्योति आज भी जल रही है और हमें एक न्यायपूर्ण, समावेशी और आत्मविश्वासी भारत की ओर ले जा रही है। अध्याय 12, एकता में विविधता, भारतीय संस्कृति का सार। अहमदनगर किले की शांत कोठरी में बैठा जब मैं भारत के बारे में सोचता हूं, तो मेरे मन में सबसे पहले एक जीवन छवि उभरती है। रंगों, भाषाओं, परंपराओं और विश्वासों से भरा यह देश, जो अपनी अद्भुत विविधता के बावजूद गहराई से एक है। यह कोई मामूली बात नहीं कि एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, दर्जनों धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषाएं और खान पान है, फिर भी वह हजारों वर्षों से एक राष्ट्र की भावना से जुड़ा हुआ है। यह एकता में विविधता कोई नारा नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा है, इसकी सभ्यता का मूल स्वर है। प्राचीन काल से एकता के सूत्र, भारत की सांस्कृतिक एकता की जड़ें बहुत गहरी है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक युग तक एक निरंतर धारा बहती रही, जिसने इस धरती के लोगों को जोड़े रखा। वैदिक ऋषियों ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। उपनिषदों में कहा गया, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक है, बस ज्ञानी लोग उसे अलग अलग रूपों में देखते हैं। मौर्य और गुप्त काल में न केवल राजनीतिक एकता बनी, बल्कि सांस्कृतिक एकता को भी नई मजबूती मिली। सम्राट अशोक ने धर्म और करुणा के संदेश से पूरे उपमहाद्वीप को बांधने का प्रयास किया। गुप्त काल में संस्कृत भाषा, साहित्य और विज्ञान ने भारत के विभिन्न हिस्सों को एक साझा बौद्धिक धागे में पिरोया। भौगोलिक विविधता में एकता, भारत की भौगोलिक विविधता भी उसकी एकता की कहानी कहती है। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां, दक्षिण में समुद्र से घिरा प्रायद्वीप, पूर्व के घने जंगल और पश्चिम का मरुस्थल, सब अपने अपने स्वर में भारत का गान गाते हैं। यह विविधता कभी विभाजन का कारण नहीं बनी, बल्कि इसने भारत की संस्कृति को और समृद्ध किया। हिमालय तपस्या और आध्यात्मिकता का प्रतीक बना, गंगा का मैदान कृषि और सभ्यता का केंद्र, और तटीय प्रदेश व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के द्वार। हर क्षेत्र ने भारत की आत्मा में अपनी धुन मिलाई। धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय, भारत की सबसे बड़ी ताकत रही है उसकी धार्मिक सहिष्णुता। यहाँ वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, ईसाई और पारसी, सभी को स्थान मिला। भारत ने कभी किसी मत को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि सभी को आत्मसात किया। सूफी और भक्ति आंदोलनों ने इस विविधता को एक नई दिशा दी। कबीर, नानक और रैदास जैसे संतों ने धर्मों की दीवारें तोड़ी और मानवता को सर्वोपरि बताया। यह सहिष्णुता केवल सह अस्तित्व नहीं थी, बल्कि एक गहरा संवाद था, विचारों,
दर्शन और अनुभवों का। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय इसी संवाद के जीवंत केंद्र थे। भाषाई विविधता में एकता। भारत की भाषाएं उसकी आत्मा के स्वर है। संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, हर भाषा अपने क्षेत्र की मिट्टी की खुशबू लिए हुए है। फिर भी इन भाषाओं में एक आत्मीय रिश्ता है। संस्कृत ने उत्तर और दक्षिण की भाषाओं को जोड़ा, द्रविड़ भाषाओं ने संस्कृत को नया रंग दिया और फारसी उर्दू ने भारतीय भाषाओं को कोमलता और नज़ाकत दी। इस मेल से एक साझा सांस्कृतिक लय बनी जो हर भारतीय के भीतर गूंजती है। कला और स्थापत्य में एकता। भारत की कला इस समन्वय का सबसे सुंदर रूप है। दक्षिण के मंदिरों की द्रविड़ शैली और उत्तर की नागर शैली, दोनों में भारतीय दर्शन की वही गहराई दिखती है। इस्लामी स्थापत्य ने जब भारतीय परंपराओं से मेल खाया तो एक नई इंडो इस्लामिक कला शैली जन्मी, जहां संगमरमर की ठंडक और भारतीय कल्पना की गर्माहट एक साथ चमकती है। सामाजिक संरचना और एकता। भारतीय समाज जटिल जरूर रहा, पर उसकी नींव में सहयोग और सह अस्तित्व की भावना थी। गांवों में पंचायतें, सामुदायिक उत्सव, मेलों और साझी परंपराओं ने समाज को जोड़े रखा। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने इन बंधनों को और मजबूत किया। उन्होंने कहा, जाति और धर्म से ऊपर इंसानियत है। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय एकता। स्वतंत्रता संग्राम ने इस एकता को नया अर्थ दिया। जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सब एक ध्वज तले आ खड़े हुए। महात्मा गांधी ने इस एकता को गहराई दी। उन्होंने कहा, भारत तभी स्वतंत्र होगा जब हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े होंगे। वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा जैसे गीतों ने हर भारतीय को एक भाव में बांध दिया, स्वाधीनता का भाव। आधुनिक चुनौतियां और अवसर। आज भारत फिर कई चुनौतियों से गुजर रहा है। सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता। लेकिन इसके बावजूद हमारी एकता कायम है, क्योंकि यह केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक है। भारत का संविधान इसी विविधता को स्वीकार करता है और सभी को समान अधिकार देता है। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र ने हमारी प्राचीन सहिष्णुता को आधुनिक रूप दिया है। जेल की इस कोठरी में बैठकर मैं सोचता हूं, भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता नहीं, बल्कि उस विविधता में बसी एकता है। यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, यही हमारी पहचान। भारत ने कभी मतभेदों से डरकर रास्ता नहीं बदला। उसने उन्हें समझा, अपनाया और आगे बढ़ा। आज जब दुनिया में नफरत और कट्टरता का दौर बढ़ रहा है, भारत का यह उदाहरण पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस सांस्कृतिक एकता को न केवल बचाएं, बल्कि इसे और मजबूत करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसी भारत को महसूस करें जो हजारों वर्षों से प्रेम, संवाद और सह अस्तित्व का प्रतीक रहा है। यही सच्चे भारत की आत्मा है और यही उसकी सबसे बड़ी विरासत।